गुप्त रक्षक ने जाकर महाराज का आदेश आरुष को बताया और उसको पूरी घटना के बारे में बताया। आरुष को ये बात जब पता चली तो वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अवनी की तबीयत ठीक नहीं है, वह घर जाना चाहती है। यह सुनकर कृष्णराय ने उसको अवनी के साथ जाने को कहा। अभी वंदना वहां आई और बोली, पिताजी, अवनी कहाँ है? यह सुनकर आरुष ने उसकी तरफ देखा और कहा, अवनी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ। और यह कहकर वो वहां से चला गया। यह सुनकर वंदना उसके पीछे आने लगी। आरुष को पता था कि वंदना उसका पीछा कर रही है, पर वह सीधे बाग की ओर गया। बाग के बाहर एक दासी अवनी की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए उसकी तरफ लाई। आरुष ने व्हीलचेयर पर सोई दासी को देखा, जो अवनी के लिए शॉल लेने गई थी और वापस आते समय बीच रास्ते में इतिमाद खान द्वारा बेहोश कर दी गई थी। आरुष ने कुछ नहीं कहा और व्हीलचेयर को धक्का देते हुए महल के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। आरुष को बाहर जाता देख वंदना ने सोचा, ये अपाहिज फिर से बच गई, और गुस्से से वहां से चली गई। ये पता ही नहीं था कि व्हीलचेयर पर अवनी नहीं बल्कि दासी है, जो अवनी की मुख्य दासी है। फिर जश्न के समाप्त होने पर सभी अपने घर पर लौट गए और राजमहल के दरवाजे बंद हो गए। अगली सुबह उसकी गहरी और पतली फीनिक्स जैसी आंखें खुलीं। युवराज को लगा कि उसका पूरा शरीर बेहद आरामदायक महसूस कर रहा है। उसकी बांह थोड़ी सी हिली और उसे एहसास हुआ कि उस पर किसी का सिर टिका हुआ है, जो अभी भी शांति से सो रही थी। एक पल के लिए युवराज खुद को रोक नहीं पाया और उसने करवट बदलकर अवनी के चेहरे को घूरना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय इतिमाद खान की आवाज़ कक्ष के बाहर से आई, जो उन्हें जगा रहा था ताकि वो राजसभा के लिए तैयार हो जाएं। उसकी आवाज़ ने अवनी को जगा दिया और फिर जैसे ही अवनी ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने युवराज का खूबसूरत चेहरा पाया। उसे देखकर अवनी एक पल के लिए हैरान हुई और उसे रात की सारी घटना याद आई और वह जोर से चिल्लाई, झटके से उठी। इस बीच उसका शरीर अपना बैलेंस खोकर वह बिस्तर से गिरने ही वाली थी। यह देखकर युवराज ने अपनी लंबे हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस दौरान जिस कंबल ने उसके तन को ढका हुआ था वह गिर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। उसे एक दूसरे की बॉडी की गर्माहट महसूस हो रही थी और अगले पल उसे एहसास हुआ मानो उसका पूरा शरीर टूट रहा है और कमर और उसके नीचे हिस्से में उसे दर्द का एहसास हो रहा था। युवराज ने तुरंत कंबल उठाकर अवनी को ढका और उसने देखा कि वो लड़की इस समय सिसक सिसक के रो रही थी। उसे देखकर युवराज के सीने में दर्द उठा। युवराज ने उसको अपनी बाहों में लिया और वो शांत कराने लगा। कुछ समय बाद अवनी ने शांत होकर कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो मर जाना चाहिए। मैंने अपने परिवार की इज्जत खराब कर दी। अवनी की बात सुनकर युवराज का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत अवनी की ठुड्डी पकड़ी और उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, मेरे हुक्म के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मरने की बात तो बहुत दूर की है, खुद तुम भी नहीं। अवनी ने देखा कि युवराज बहुत गुस्से में है, तो उसने कहा, महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे इस बात की चिंता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ, अगर वह बाहर वालों को पता चल गया, इससे राय परिवार की बदनामी होगी। मेरी अपनी इज्जत तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर लोगों को यह लगा कि हमारे राय परिवार का अनुशासन ठीक नहीं है, तो इससे मेरी दादी माँ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगी। यह बहुत बड़ी बात होगी। मैं उनकी शर्म का कारण नहीं बनना चाहती। यह सुनकर युवराज ने अवनी के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाया और उसके आंसू पहुँचे के माथे पर किस किया और कहा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस आराम करो। मैं खुद तुम्हें राय महल ले जाऊंगा। तुम्हारी और राय परिवार की इज्जत पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस बात का मैं वादा करता हूँ। वह अवनी को स्नान घर लेकर गया। वहाँ दोनों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद अवनी के कपड़े बदलकर उसने अवनी को सोफा पर बैठाया और उसको नाश्ता करने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। आज के जाने के बाद अवनी ने अपने मन में कहा, सिस्टम, होस्ट, क्या हुआ? अवनी, तुमने मुझे वंदना की चाल के बारे में कल क्यों नहीं बताया? सिस्टम होस्ट, मुझे आपने वंदना पर नजर रखने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं हुई। आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, मुझे माफ कर दीजिए। अवनी, तो अब तुम वंदना और रणबीर पर नजर रखो। अगर कोई भी जरूरी खबर हो तो मुझे तुरंत पहुंचाना।
ओके होस्ट, मैं अभी जाकर वहाँ उन पर नज़र रखता हूँ। और सिस्टम चला गया। इस समय युवराज के शयन कक्ष में सपना घबराई हुई थी कि वह का दिया हुआ कार्य नहीं कर पाई है। अब उसके साथ क्या होगा, रूबीना उसका क्या हाल करेगी। तभी उसने देखा कि रूबीना की मुख्य दासी वहाँ आई और उसने दरवाजे पर सपना को खड़ा देखा। वह समझ गई कि उनका प्लान फेल हो गया है और वह सपना के पास आई और उसको एक जहर की बोतल दी और पीने को कहा। यह देखकर सपना ने वह बोतल ले ली, दासी पर बोतल से हमला किया और फिर वहां से भाग गई। दासी उसके पीछे पीछे भागने लगी। सपना राजबाग में पहुंची। घबराहट में उसका पैर मुड़ा और वह नीचे गिर गई और उसका सर एक चट्टान पर लगा। चट्टान पर सर लगने के कारण गहरी चोट की वजह से उसकी मौत हो गई। सपना को अभी भी अपनी मौत पर यकीन नहीं हुआ था। उसने अपने शरीर को नीचे डला देखा। फिर अचानक उसके कानों में एक मैकेनिकल आवाज आई, होस्ट चाइल्ड बर्थ सिस्टम द्वारा चुने जाने व दोबारा जीवित होने का मौका आपके पास है। क्या आप मुझसे जुड़ना पसंद करेंगी। सपना ने कहा, क्या मैं दोबारा जीवित हो सकती हूँ। सिस्टम, यस होस्ट, मगर उसके लिए आपको मेरा कार्य करना होगा। सपना ने फिर कहा, मैं दोबारा जीवित होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और जैसे ही सपना और सिस्टम बाइंड हुए, सपना की आत्मा वापस उसके शरीर में प्रवेश कर गई। सपना उठ के बैठ गई। उससे फिर से एक कानों में आवाज आई, होस्ट अब ये बैठने का टाइम नहीं है, आपको यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना वो लोग आपको दोबारा पकड़ लेंगे। आप यहाँ बाग के किनारे एक सुरंग है जिससे आप बाहर जा सकती हैं। और सिस्टम की मदद से सपना राजमहल के बाहर निकल गई। राजमहल से बाहर निकलने के बाद सपना सीधे प्राइम मिनिस्टर के पिछले दरवाजे से अपने कक्ष में पहुंच गई। सपना ने सिस्टम से पूछा, मुझे क्या करना है। सिस्टम ने कहा, आप मुझसे अपने मन में बात कर सकती हैं, उसके लिए आपका बोलना जरूरी नहीं है। सपना, ठीक है। सिस्टम, आपको मेल लीड के लिए बच्चों को पैदा करना है और उसको इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने में मदद करनी है। सपना ने पूछा, क्या सम्राट युवराज मेल लीड है। सिस्टम, नहीं, मैं इस दुनिया की पूरी कहानी की जानकारी अभी तुम्हारे दिमाग में भेजता हूँ। जानकारी प्राप्त होने के बाद सपना को एहसास हुआ कि इस दुनिया का मेल लीड रणवीर मौर्य है और वंदना उसकी हीरोइन है। पूरी जानकारी प्राप्त होने पर सपना को एहसास हो गया कि उसका मिशन क्या है और उसे क्या करना है और वह आगे की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ इस समय युवराज अपनी पालकी में सेनापति महल जाने के लिए निकले थे। सेनापति महल पहुंचने के बाद पालकी सेनापति जी के पिछले दरवाजे पर रुक गई। अवनी, हम सेनापति महल आ गए हैं। युवराज ने अवनी को बताया, जो पालकी में आंखें बंद किए बैठी थी। फिर युवराज पालकी से उतरकर अवनी को अपनी बाहों में उठाकर और अपनी मार्शल आर्ट का प्रयोग करके उसके कक्ष में पहुंचाया। अवनी को उसकी व्हीलचेयर पर बैठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हारे भाई और पिताजी से हमारे विवाह की बात करके तुम्हें जल्दी से अपने पास वापस बुला लूँगा। तुम बस यहाँ मेरी रानी बनने का इंतजार करना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कहकर वह वहाँ से चला गया। वापस पालकी में बैठ गया। पालकी सेनापति जी के फ्रंट डोर पर रुकी। सेनापति और आरुष पहले से ही उसका स्वागत करने के लिए वहां खड़े हुए थे। महाराज के आते ही उन दोनों ने उसको प्रणाम किया और उन्हें मेहमान कक्ष ले गए। जाकर क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता था। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि महाराज ने सेनापति की पुत्री अवनी से विवाह प्रस्ताव रखा है, जो 15 दिन बाद है। इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। जब यह खबर रणवीर महल में वंदना को मिली तो मानो वह पागल सी हो गई कि वह अपाहिज लड़की रानी बनेगी। वह रानी कैसे बन सकती है। पर यह सोचकर कि युवराज पिता नहीं बन सकता और वो जल्दी ही मरने वाला है, अपनी पूरी जिंदगी विधवा की तरह बिताएगी, उसका गुस्सा कम हो गया। दूसरी तरफ इस बात का पता चलने पर रणवीर हैरान था कि जो लड़की उसकी दीवानी थी वो किसी और से विवाह करने को कैसे सोच सकती है। जरूर युवराज ने अवनी को धमकाया होगा विवाह के लिए। और सेनापति महल में इस समय अवनी की दादी, पिता और भाई आपस में बैठकर बात कर रहे थे। वैशाली ने सेनापति की तरफ देखते हुए कहा, महाराज के इस विवाह प्रस्ताव पर तुमने सहमति क्यों दी। सेनापति राय ने कहा, माँ मैं और क्या कर सकता हूँ। दुर्घटनावश अवनी का महाराज से रिश्ता बन गया, जिसके कारण मेरे पास और कोई मार्ग नहीं रहा। उन्होंने इसे अफसोस भरे लहजे में कहा। भी आरुष बोला,
दुर्घटना? पिताजी, ये वंदना की चाल थी। पहले तो मेरी बहन को मारने में सफल नहीं हुई तो इस बार उसने दूसरा रास्ता खोजा ताकि वह मेरी बहन को मार सके। वो तो महाराज ने अवनी को बचा लिया उसके षड्यंत्र से, वरना आज शायद मैं अपनी बहन को खो देता, उसने गुस्से से कहा। सेनापति राय ने कहा, आरुष तुम शांत रहो। माँ, आप वापस इस सेनापति महल की जिम्मेदारी ले लें। आज से मैं सरला और वंदना को कोई भी मौका नहीं दूंगा जो वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकें। यह सुनकर आरुष शांत हो गया। वो जानता था कि रणवीर मौर्य के कारण वो वंदना से बदला नहीं ले सकता, वो उसे इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ेगा। अवनी के कक्ष में उसके विवाह के बारे में राशि उसको बता रही थी। तभी अवनी ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट मैंने सुना है आप शादी कर रही हो। अवनी ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें जो काम कहा था उसका क्या हुआ? सिस्टम ने कहा। होस्ट, वंदना आपके विवाह के बारे में जानकर बहुत गुस्सा हुई, फिर वह हंसने लगी, मुझे लगता है वह पागल हो गई है। अवनी ने जवाब दिया, ठीक है, तुम रणवीर महल पर नजर रखो और कोई जरूरी खबर हो तो मुझे तुरंत बताना। सिस्टम ने कहा, ठीक है होस्ट, मैं जाता हूँ। महल के अंदर युवराज ने इत्तिमाद खान को बुलाया। खान, जी महाराज। युवराज ने कहा, शाही फरमान रणवीर तक पहुंचाओ कि मैंने उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की पुत्री सपना का उसकी उपराजकुमारी के रूप में नियुक्ति की है। वह राजवंश को आगे बढ़ाए, वह राजभार को उठाने की जिम्मेदारी को समझे। इत्तिमाद खान ने शाही फरमान लिया और वो वहां से चला गया और युवराज अपने स्टडी रूम के सीक्रेट रूम में गया और अभिराज से कहा, आज से तुम महल में सब संभालो, मुझे किसी कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। अभिराज ने कहा, ठीक है। अभिराज दिखने में बिल्कुल युवराज जैसा था, वो उसका हमशक्ल लग रहा था। फिर युवराज ने अपने कपड़े अभिराज के साथ बदले और वह वहां से चला गया। एक बार फिर अपने मार्शल आर्ट का उपयोग करके युवराज अवनी के कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसे रूम के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। यह सुनकर वो रोशनदान से झांकने लगा तो उसने देखा कि अवनी दीवार के सहारे चलने का प्रयास कर रही है। वह बहुत हैरान था। तभी अवनी को एहसास हुआ कि उस पर कोई नजर रख रहा है, जिस कारण उसका फोकस हट गया और वह गिरने लगी। तभी युवराज ने एकदम से उसकी कमर को पकड़ा और उसे गिरने से बचाया। अवनी ने युवराज को देखकर वह हैरान हुई कि वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन फिर वह बोली, महाराज आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? युवराज ने अवनी को गोदी में उठाकर उसके बिस्तर की तरफ चला गया और वहाँ पर बैठ गया और अवनी को अपनी बाहों में भर कर बोला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए? अवनी वो समझ गई थी कि युवराज को पता चल गया है कि वो अपाहिज नहीं है, वो चल सकती है। अवनी ने कहा, महाराज। युवराज ने उसको रोका और कहा, अवनी अब हमारा विवाह होने जा रहा है तो मुझे महाराज मत कहो। यह सुनकर अवनी ने जवाब दिया, ठीक है, फिर हम जब अकेले में होंगे तो मैं आपको राज कह के पुकारूंगी और सिर्फ मैं ही यह कह सकती हूँ। इस बात को सुनकर युवराज ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है मेरी महारानी, तुमने देखा कि मैं चलने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ समय से आयुर्वेद और दवाइयों का ज्ञान अर्जित कर रही थी और फिर मैंने अपने पैरों का इलाज करना शुरू किया और अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ। मैं पूर्ण रूप से ठीक होकर अपनी दादी जी, पिताजी व भाई को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मेरे अलावा यह जानकारी किसी को भी नहीं है कि मैं अपने इलाज में सफल हुई हूँ। यह सुनकर युवराज ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली और कहा, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। मुझे नहीं पता था मेरी अवनी इतनी टैलेंटेड है। यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बात करते करते काफी समय बीत गया था। अवनी ने कहा, रात काफी हो चुकी है, मेरे सोने का समय है। यह सुनकर युवराज ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और कहा, मैं भी सोना चाहता हूँ, और वह उसको किस करने लगा। फिर उसने अवनी को धीरे धीरे बिस्तर पर लिटाया और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। इस वक्त अवनी होश में थी। वह महसूस कर पा रही थी कि युवराज के उसके पास आने पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे एक जानी पहचानी रूह का एहसास हो रहा था, जैसे वो जानी पहचानी रूह उसकी रूह में समा रही हो। और वो समझ गई कि युवराज उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और अवनी ने सोचा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारा दुर्भाग्य दूर करके तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगी। यह सोचकर अवनी ने जब अपनी आंखें बंद की और दोबारा उन्हें खोला तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था, वो पर्पल हो गई थी। उसने युवराज के सर के ऊपर से लाल लाइन को पकड़ा और उस कर्स को टेबल पर रखे एक जेड ब्रेसलेट में ट्रांसफर करने लगी। यह क्रिया को पूरा करने के बाद वह इतनी कमजोर हो गई थी कि
कि वह बेहोश हो गई। अगली सुबह अवनी उठी तो उसने राशि को बुलाया राशि और कहा, राशि मैं कुछ समय के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, तो तुम किसी को इस बात की जानकारी मत होने देना। राशि, मिस आप कहाँ जा रही हो? तभी युवराज वहाँ आ गया। वो मेरे साथ जा रही है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। यह सुनकर राशि ने युवराज को प्रणाम किया और कहा, आप बिना चिंता के जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। फिर अवनी युवराज के साथ चली गई। उन्होंने अपना भेष बदल लिया था और युवराज उसे अपने पर्सनल पैलेस में ले गया। ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत ही भव्य फूल लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर एक पूल भी है। ये जगह युवराज की सीक्रेट पैलेस है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। युवराज ने वो पूरी जगह अवनी को घुमाई, फिर वो उसको खाने के लिए ले गया। फिर उन लोगों ने थोड़ी देर टहले, उसके बाद उसको आराम करने को कहा। अवनी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम भी मेरे साथ आराम करो, और फिर वो दोनों सो गए। इस समय रणवीर के महल में बहुत उथल पुथल थी। महाराज के शाही फरमान सुनने के बाद वंदना बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि उनके विवाह को काफी समय हो गया था, वो अभी तक गर्भवती नहीं। इस चिंता में वह अपने रूम में इधर उधर टहल रही। तभी उसकी मुख्य दासी आई और उसने बताया, रणवीर मौर्य ने शाही फरमान को मान लिया है। यह सुनकर वंदना बहुत गुस्सा हुई और अपने रूम का सामान तोड़ने लगी, इधर उधर फेंकने लगी, चिल्लाने लगी और वह गुस्से में महल से बाहर चली गई। प्राइम मिनिस्टर के महल में इस समय सपना अपने कक्ष में सिस्टम से बात कर रही है। तभी एक दासी आई और उसने बताया कि महाराज ने उसको राजकुमार रणवीर की उपरानी के रूप में चुना है। सपना बहुत खुश हुई कि अब वह रुवीना के षड्यंत्र से बच जाएगी और एक नया जीवन जिएगी सिस्टम की मदद से। तभी सिस्टम ने कहा, होस्ट आपको आपका मिशन याद है, वरना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ने कहा, मुझे याद है, मुझे पता है मेरा मिशन बच्चा पैदा करना है, लेकिन जो तुमने मुझे जानकारी दी है उसके अनुसार रणवीर मौर्य को एक विशेष प्रकार की दवाई दी गई है, जिसके कारण वो कभी बाप नहीं बन सकता। तो मैं इस मिशन को कैसे पूरा करूं? यह सुनकर सिस्टम ने कहा कि मैं एक चाइल्ड बर्थ सिस्टम हूँ, तो मेरे पास फर्टिलिटी की बहुत सारी गोलियां हैं। जब सही समय आएगा तो आप जैसा बच्चा चाहती हैं वैसा हो सकता है। वो बिना दर्द के बच्चे की गोली भी देते हैं। हमारे पास रिकवरी की गोली भी है, नकली गर्भाशय की गोली है, ब्यूटी पिल्स, कई विशेष प्रकार की गोलियां हैं जिन्हें आप किसी भी समय खरीद सकती हैं। क्योंकि यह आपका पहला मिशन है, इसलिए मैं आपको 2 गोलियां देता हूँ। उसी समय सपना के हाथ में एक बोतल आई जिसमें 2 गोलियां थीं, एक नीले कलर की, एक सफेद कलर की। सपना ने ये देखा और पूछा, इनका क्या यूज है? यह सुनकर सिस्टम ने कहा, आपके और रणवीर के मिलन के 24 घंटे के अंदर यदि आप नीली गोली लेती हैं तो आपको जुड़वा बेटे होंगे, और ये सफेद गोली, जिसको भी ये गोली खिलाएंगी वो इंसान आपके प्यार में 1 महीने के लिए पागल सा हो जाएगा। वो दोनों गोलियों के बारे में सुनकर सपना बहुत खुश थी। तभी उसे याद आया, आज वही दिन तो नहीं है जिस दिन हीरोइन को वह जादुई ब्रेसलेट मिला था, जिसके अंदर विशेष प्रकार की औषधियां और दवाइयां थी, जिनकी मदद से वह कहानी के अंत में रणवीर के बच्चे को जन्म दे पाई थी। सिस्टम, जी होस्ट, आज वही दिन है। तो फिर सपना ने कहा, तो हम क्या कर रहे हैं, चलो। तभी सपना ने कहा, पर मैं उसे कैसे पहचानूंगी? सिस्टम ने कहा, होस्ट, वह एक ऐतिहासिक ब्रेसलेट है जो इस दुनिया के आभूषण से बिल्कुल अलग है, और आपके छूने पर मैं उसे स्कैन करके बता दूंगा कि क्या ये वही ब्रेसलेट है। और अगर आप वो ब्रेसलेट हीरोइन से छीन लेती हैं तो मैं आपको 20,000 पॉइंट भी दूंगा, जिससे आप हमारे सिस्टम के मॉल से कुछ भी खरीद सकती हैं और आप बहुत शक्तिशाली बन सकती हो। यह सुनकर सपना ने कहा, वंदना कहाँ है, उसका पता लगाओ। जब कहानी के अनुसार यह ब्रेसलेट स्पेशली हीरोइन के लिए बनाया गया है, तो क्यों ना आज हम उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वह इस ब्रेसलेट को ढूंढ लेती है, हम उससे यह ब्रेसलेट ले लेंगे। सिस्टम ने कहा, ठीक है होस्ट, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। उसमें जो लाल पॉइंट है वह वंदना की स्थिति दर्शाता है, आपको बस उसका पीछा करना है। सपना अपनी दासी के साथ शॉपिंग करने के लिए अपने पिताजी की आज्ञा लेने उनके पास गई। और दूसरी ओर जब वंदना महल से बाहर चली गई थी, इस बात की खबर सिस्टम ने अवनी को बताई। होस्ट, अवनी ने कहा, वह कहाँ जा रही है? सिस्टम ने बताया, बाजार की तरफ। अवनी ने कहा, उसके स्थान के बारे में पता लगाओ और उसका पीछा करो, मैं वहां पहुंचती हूँ। अवनी ने अपनी आंखें खोली और युवराज को देखा, जो उसके बगल में लेटा उसे देख रहा था। युवराज ने कहा, तुमने आराम कर लिया है? अवनी ने जवाब दिया, हाँ मैंने आराम कर लिया है, अब मैं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। यह सुनकर युवराज ने एक दासी को बुलाया,
जो उनके वस्त्र लेके आई। फिर दोनों ने अपने वस्त्र बदले और बाहर घूमने के लिए चले गए। अवनी बाजार में अजीब चीजों को देख रही थी, तभी उसकी नजर एक दुकान पर गई। एक ब्रेसलेट टंगा हुआ था जिससे कि गोल्डन लाइट निकल रही थी। उसका ध्यान आकर्षित किया। देखकर अवनी ने युवराज का हाथ पकड़ा और उस दिशा की ओर चलने लगी। अवनी उस दुकानदार के पास पहुंची और उस ब्रेसलेट को उठाया, जिससे उससे चमकीली रोशनी दिखाई दी थी। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में आई, होस्ट आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ऊंची दुनिया की दिव्य वस्तु इस दुनिया में मिली। ये देख कर कि अवनी उस आभूषण को अपने हाथ में लेकर देख रही है, युवराज ने तुरंत एक छोटी पोटली निकाली और दुकानदार को दी। उस पर अवनी को वहां से लेकर चला गया। दुकानदार ने उस छोटी पोटली खोली तो उसके अंदर 20 सोने के सिक्के थे। ये बहुत कीमती थे। यह देखकर वह दुकानदार बहुत हैरान रह गया, क्योंकि इस वस्तु का मूल्य इतना नहीं था। दुकानदार उसकी रकम वापस लौटाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर उठ के देखा तो वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। तभी अवनी ने देखा कि वंदना उस दुकानदार की तरफ जा रही है। अवनी ने अपनी नजरें हटाई और युवराज का हाथ पकड़कर उसी गली की ओर चलने लगी और बोली, मुझे भूख लगी है, चलो हम भोजन करते हैं। उन्होंने कई तरह के स्ट्रीट फूड खाए और वह वापस अपने स्थान पर आ गए। अपने रूम में वापस आकर अवनी ने उस ब्रेसलेट को पहना और अपनी आत्मिक शक्ति से ब्रेसलेट को अपने सिस्टम के स्पेस से जोड़ दिया। अब वो जगह जहाँ सिस्टम रह रहा था वो काफी बड़ी हो गई थी और वहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग भी बह रही थी और काफी खूबसूरत पेड़ पौधे फूल थे। यह देखकर सिस्टम बहुत हैरान था कि उस छोटे से ब्रेसलेट में इतनी सारी चीजें थीं। वो बहुत खुश हुई। ये खुशखबरी अवनी को बताई कि उसका सिस्टम अपग्रेड हो गया है। तभी युवराज अपने सारे काम करके वापस आ गया था। उसने अवनी को कस के पकड़ा और उसको बिस्तर पर लिटा दिया और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। इसी तरह उनके 10 दिन बीत गए। 10 दिनों में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। सपना रणवीर सिंह की उपरानी बन गई थी। सिस्टम की दी हुई गोलियों का उपयोग करके उसने रणवीर सिंह को अपने प्यार में पागल कर लिया था और रणवीर सिंह भी उसका दीवाना हो गया था। वो जैसे मानो वंदना को भूल ही गया हो और ये सब देखकर वंदना पूरी तरह से पागल सी हो गई थी। और सेनापति महल में सेनापति अपनी पुत्री अवनी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। आरुष भी उन्हीं तैयारियों में उनकी मदद कर रहा था और युवराज की अनुपस्थिति में अभिराज उसका राजपाट संभाल रहा था। और खुद युवराज इन दिनों अपने दुश्मनों की कमजोरी का पता लगाकर उनको खत्म करने का योजना बना रहा था। जब ये 10 दिन बीत गए तो युवराज ने अवनी से कहा कि वह फिर समय निकालकर उसे और देशों की सैर कराएगा। वो दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर सेनापति महल निकल पड़े। अपनी मार्शल आर्ट का प्रयोग करके युवराज ने एक बार फिर अवनी को उसके कक्ष में छोड़कर वापस राजमहल के अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। शाम का समय था। अभिराज वहां पहले से मौजूद था। उसको आता देख अभिराज ने बोला, भगवान का शुक्र है कि तुम वापस आ गए, वरना मैं तो पागल हो जाता। ये हरम की औरतें तो बहुत ही जानलेवा हैं। इनका बस चले तो यह मुझे कच्चा ही खा जाती। वह राजमाता, तुम उसे कैसे झेलते हो? इनके तो हर शब्द में जहर भरा हुआ है। युवराज ने कहा, अब तुम वापस अपने स्थान पर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा और जल्दी से अपना मिशन पूरा करो ताकि हम अपने दुश्मनों से अपना बदला ले सकें और हमारी माता का बदला पूरा कर सकें। सुनकर अभिराज सीरियस हो गया और कहा, ठीक है। 5 दिन बाद अवनी की डोली राजमहल की ओर जा रही थी। उसके साथ उसके पिता ने बहुत सारी वस्तुएं दी थीं, जैसे 1 लाख सोने के सिक्के, 1 लाख चांदी के सिक्के, 10,000 घोड़े, 10,000 हाथी, सोने चांदी के बर्तन, आभूषण, रेशम के वस्त्र इत्यादि। वंश में इतनी भव्य विवाह इससे पहले नहीं हुआ था और महल बहुत खूबसूरत सजा था। युवराज स्वयं महल के द्वार पर अवनी का स्वागत करने पहुंचे थे और उसको डोली से उतारा। अवनी के उतरते ही सभी लोग हैरान हुए। सेनापति की पुत्री तो विकलांग थी, तो यह अपने पैरों पर कैसे खड़ी है? युवराज उनकी हैरानी व संदेह भरी नजरों के बीच अवनी को महल के हॉल में ले आया और विवाह की सारी रस्में पूरी की। विवाह के बाद दासी अवनी को युवराज के शयन कक्ष में लेके गईं, जो पहले से ही बहुत सजा हुआ था। उसका बिस्तर फूलों से सजा हुआ था। दासियों ने उसको बैठाला और उसको भोजन दिया और कहा,
महाराज ने कहा था कि आप पहले भोजन कर लें, उनका इंतजार ना करें। और फिर वो वहाँ से चली गईं। अवनी के भोजन करने के बाद दासी आईं और सारे सामान को लेकर फिर चली गईं। इस वक्त अवनी कक्ष में अकेली है। दूसरी ओर युवराज अपने मंत्रियों के साथ विवाह के जश्न व मदिरा का आनंद ले रहे हैं। शाम का समय युवराज अपने शयन कक्ष में पहुंचा। सभी दासियां उसे देखकर वहां से चली गईं। युवराज ने अवनी का घूंघट खोला और उसको देखता ही रह गया। इस समय उसका रूप किसी परी से कम नहीं लग रहा था। युवराज ने उसके सिर से रानी का ताज उतारा और उसके रानी के पोशाक को उतारने लगा। उसके अंदर के वस्त्रों को उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो यह देखकर अवनी शर्मा गई और बोली, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या सभी मेहमान चले गए? अभी रात नहीं हुई। युवराज ने जवाब दिया, वो जश्न में है। आज हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आज हम पति पत्नी बन गए तो मुझे पूरा हक है तुम्हारे साथ समय बिताने का। इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन सब की चिंता मत करो। आज हमारी सुहाग रात है। मैं आज के दिन को यादगार बनाना चाहता हूँ। यह कहकर युवराज ने अवनी को अपनी बाहों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मुझे इजाजत है? यह सुनकर अवनी ने कुछ नहीं कहा। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना सर हिलाया। देखकर युवराज भी खुश हो गया, मुस्कुराया। युवराज ने एक हाथ से अवनी को थामे हुए अपने दाहिने हाथ से रजाई खींची और तुरंत बिस्तर पर बिखरे हुए गुलाब की पंखुड़ियों को झाड़ दिया। अवनी को बिस्तर पर लेटाया और अपने वस्त्र उतार कर अवनी की ओर बढ़ा। किस करने लगा। पहले माथे पर, फिर आंखों पर, नाक, होठ, फिर गर्दन, उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा कि बदन को सहलाने लगा। अवनी ने अपने पैरों को युवराज की कमर के चारों ओर लिपटा दिया और उसको रिस्पॉन्स देने लगी। ये देखकर युवराज के मन में एक तूफान उठने लगा। उसने बिना देरी के उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित किया। जोशीला और शक्तिशाली था कि अवनी की चीख निकल गई और वह पूरी रात जैसे एक नाव नदी की लहरों के साथ ऊपर नीचे जाती है, उसी तरह वो युवराज के प्यार की लहरों में बहती रही। अगली सुबह अवनी जागी तो अपनी पीठ और कमर में सिर्फ दर्द महसूस हुआ और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसे एक बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। वह बिना पलक झपकाए युवराज के चेहरे को देख रही थी। जब युवराज ने यह देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरी वाइफ को इस चेहरे से बहुत प्यार है। उसे अपने जन्मदिन वाली रात याद आई जब अवनी ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी, उसने पहले कभी किसी और की आंखों में नहीं देखी थी। अवनी को शर्म आ गई और उसने अपनी आंखें झुका ली। यह देखकर युवराज हंसा, सच में सबसे अलग हो। अवनी ने कहा, मेरे पतिदेव अब उठने का समय हो गया है। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया, उठने की सोचते हुए अपनी बाहों को समेट लिया। उसे लगता पूरी रात उसका शरीर इधर उधर होता रहा और उसमें बिल्कुल भी जान बची नहीं है। जैसे ही वह उठी तो कमजोरी के कारण वह वापस बिस्तर पर गिर। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी कमजोरी महसूस होगी, लेकिन इससे पहले कि वह बिस्तर पर वापस गिरती, राज की लंबी बाहों ने उसे थाम लिया, उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिय, तुम्हारी शारीरिक क्षमता अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उतरने में और तैयार होने में। युवराज ने उसे स्नान कराकर तैयार होने में मदद की और कहा, मैंने खान को पहले ही आदेश दे दिया है कि वो राजमाताओं को बता दें कि हम उनसे मिलने उनके महल कल जाएंगे। आज तुम आराम से आराम कर सकती हो। तुम लंच कर लो, मुझे कुछ कार्य है। यह कहकर युवराज वहां से चला गया। फिर दो रानियां राशि के साथ आई, भोजन लाई। अवनी को बहुत भूख लगी थी, वह भोजन करने लगी। उसे खाता देख दासी अजीब नजरों से देख रही थी, सोच रही थी आज के भोजन करने के बाद ही और उपरानियां बल्कि सभी औरतें भोजन करती हैं। भोजन करने के बाद अवनी ने सभी दासियों को जाने को कहा और आराम करने लगी। शाम के समय युवराज आए। उससे पहले उसने अवनी को गले लगाया, फिर उन दोनों ने मिलकर भोजन किया। उसके बाद वो दोनों बाग में सैर के लिए निकल गए। समय घूमने के बाद वो दोनों कक्ष में वापस आ गए। दोनों सो गए। सुबह युवराज अवनी को लेकर राजमाता के महल गया। वहाँ पहले से 2 राजमाता और उपरानी रुबीना, लता, 8 हाई रैंक की कॉन्कुबाइन, 10 लो रैंक की कॉन्कुबाइन मौजूद थीं, जिनमें से राजमाता अपने सिंहासन पर बैठी थीं और रुबीना और लता अपनी अपनी सीट पर बैठी थीं। बाकी सब
खड़ी हुई थीं। राज के हरम में कुल 20 महिलाएं थीं। युवराज को आता देख सभी अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और उनको प्रणाम किया। फिर सम्राट ने अपना आसन ग्रहण किया। अवनी उसके बगल में जाकर बैठ गई। उसने अवनी को राजमाता से मिलवाया। माता ने उसको कई उपहार दिए। सभी रानियों ने और कंकुबाइन ने भी उसको उपहार दिए। मिलकर भोजन किया और फिर सभी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान किया। अपने महल में आकर रुबीना ने गुस्से से फूलदान को पटका और सामान फेंकने लगी। उनकी मुख्य दासी ने यह देखा और सभी दासियों को वहां से जाने को कहा। फिर कहा, रानी साहिबा शांत हो जाएं। अगर किसी को पता चला आप इतनी क्रोधित हो तो वह आपके गुस्से का फायदा उठाकर आपको बर्बाद कर सकता है। सुनकर रुबीना शांत हुई और बोली, तो मैं क्या करूं? वो सपना के कारण मेरा प्लान विफल हो गया। मेरे माँ ना बनने के कारण मेरा कोई सहारा नहीं है इस राजमहल में। सम्राट एक और नई रानी ले आए। सम्राट ने रानी का पद उस अवनी को दे दिया। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी वो स्थान किसी और को बिना मेहनत के ही मिल गया। मुख्य दासी बोली, महारानी आप क्यों चिंता कर रही हैं? इतना बड़ा ओहदा, उतने जानदार दुश्मन, ये तो हरम का नियम है। पता नहीं कितने लोग हैं उस नई रानी की जान लेना चाहते हैं, तो फिर आपको इतनी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रुबीना ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। मैं वो हकीम मिला जिसकी दवा से कोई भी महिला बच्चा पैदा कर सकती है। दासी उसके पास गई और उसके हाथ में एक शीशी रखी और बोली, जी महारानी, हकीम साहब ने ये दवा दी है। उन्होंने ये कहा है कि दवा को खाकर अगर कोई महिला रिश्ता बनाती है तो वो जरूर माँ बन जाएगी। बोतल को पकड़ के मीना बहुत खुश हुई, पर फिर वो सोचने लगी कि वो इस दवाई का उपयोग कैसे करे। मीना ने कहा, आज बहुत समय से इस हरम में नहीं आए हैं, कि आए बिना मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। यह सुनकर उनकी दासी ने कहा, महारानी आप चिंता मत करें, वैसे भी शाही शिकार का समय पास आ रहा है। हम उस समय महाराज पर दोबारा नसीर दवाई का प्रयोग करेंगे और राजकुमार आपकी कोख से ही पैदा होंगे। यह सुनकर रुबीना बहुत खुश हुई और उसने उसको इनाम दिया और कहा, यह मिशन पूरा होता है मैं तुम्हें इससे भी बड़ा इनाम दूंगी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब my channel.